सच है कि बुरा वक्त कहकर नहीं आता, लेकिन मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। लोग अक्सर अपनों की शिकायत करते हैं, मगर मैं उनको नेमत खुदाबंदी समझती हूँ। ये उन दिनों का जिक्र है जब अब्बू रेलवे में मुलाजिम थे। हमारी एक फूफो थी जो बेवा और गरीब थी, लेकिन आदत की अच्छी थी, हमसे प्यार करती थी। अब्बू भी अपनी उस बहन को बहुत अजीज रखते थे। वालिद की तनख्वाह ज्यादा ना थी, मगर वो घर वालों को खुश रखने का फन जानते थे। हमें भी किफायत शुआरी की नसीहत करते। मुझे अपने वालिद से बहुत प्यार था, तभी उनकी हर बात गौर से सुनती और अमल करती। मगर मेरी बहन मिजाजन मुख्तलिफ थी। वो वालदा पर गई थी, उसे हमेशा कम पैसों की शिकायत रहती और बाप पर गुस्सा आता। कहती, ये कितना जालिम बाप है जिसने हमेशा हमारी ख्वाहिशों को दबाया और कम पैसों में खुश रहने को कहा। हालांकि कम पैसों में खुश रहना एक नामुमकिन बात है, ये खुद को फरेब देने वाली बात है। अम्मी को बताती कि राफिया ऐसे कहती है, उसको समझाएं। अब्बू अपनी तनख्वाह का एक एक पैसा हम पर खर्च करते हैं। वो रिज़्क़े हलाल कमाते हैं, गलत जराए से तो पैसा नहीं कमाते। फिर हम उनसे शिकायत क्यों करें? ये गलत बात है। वालदा खामोश हो जाती, कभी कहती कि राफिया छोटी है, ना समझ है, बड़ी होने पर अस खुद वालिदैन की मजबूरियां समझ जाएगी, उससे झगड़ा ना किया करो। इस तरह वो हम दोनों बहनों में सुलह करा दिया करती थी। ताहम हमारा अक्सर झगड़ा इन्हीं बातों पर होता था। तभी राफिया मुझसे खार खाने लगी। एफए का इम्तिहान दिया तो अम्मी ने घरदारी में लगा दिया। एक रोज चाय बनाकर अब्बू को देने जा रही थी कि बातें करने की आवाज पर ठटक कर रह गई। वालिद दादी से कह रहे थे कि राहत का रिश्ता तय हो जाए तो मंगनी कर देंगे, शाहिदा आ जाए तो बात करते हैं। दादी ने जवाब दिया। मैंने सोचा कि अब्बू शायद अपनी बहन से मशवरा जरूरी समझते हैं। मेरी फूफो का नाम शाहिदा था। अभी मैं चाय की ट्रे हाथ में पकड़े दरवाजे पर खड़ी थी कि अम्मी जान आ गई। मुझे डांटा, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो, अंदर जाकर चाय दो, ठंडी हो जाएगी। तभी मैं जल्दी से दादी के कमरे में दाखिल हो गई। ट्रे उनके सामने रखकर अपने कमरे में वापस आई तो दिल धड़क रहा था। सोच रही थी, जाने किसके साथ ये मेरी शादी का मंसूबा बना रहे हैं। रात भर इन्हीं सोचों में गुम रही। कॉलेज गई तो वहां भी यही सोच दिमाग पर हावी रही। ना जाने कौन होगा, किसके पल्ले बांध रहे हैं ये मुझे। कॉलेज से लौटी, शायदा पुप्पो आई हुई थी। समझ गई कि आज फिर मेरी शादी के मसले पर ये तीनों बैठकर बात करेंगे। सोचा कि चुपकर उनकी बातें सुनूं ताकि कुछ पता चले मेरी किस्मत का फैसला किसके साथ किया जा रहा था। खाने के बाद अम्मी ने हम बहनों को कमरे में जाने का इशारा कर दिया। अब मैं दरवाजे की ओर से कुछ भी नहीं सुन सकती थी। काफी बेचैनी रही। किचन से अम्मी के बर्तन उठाने की आवाज आई तो पानी लेने के बहाने वहां चली गई। देखा अम्मी का चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था। इतने में दादी की आवाज आई, वो मुझे पुकार रही थी। धड़कते दिल से गई तो मुझे देखकर फुफ्फी खड़ी हो गई और गले से लगा लिया। फिर 500 का नोट निकाल कर देने लगी। मैंने अब्बू की तरफ देखा, वो बोले, ले लो बेटी। अब्बू के कहने पर नोट ले लिया। तभी फुफ्फो ने खुश होकर अब्बू से कहा, असगर मियाँ, अब राहत तुम्हारे पास मेरी अमानत है। जो ही आबिद की नौकरी लगेगी मैं इसे ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगी। मैं शर्माकर अपने कमरे में आ बैठी। दिल अभी तक धड़क रहा था और मुट्ठी में फुफ्फो का दिया हुआ 500 का नोट था। तभी राफिया ने सवाल किया कि क्यों बुलाया था दादी जान ने। मैंने मुट्ठी खोलकर नोट दिखाया। मंगनी कर रहे हैं मेरी आबिद के साथ। बड़ी खुश हो रही हो। बेवकूफ, ऐसे गरीब घर में जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? भूख और प्यास तरसती रहोगी जिंदगी भर हर शय के लिए। जानती हो कि अम्मी इस रिश्ते पर बिल्कुल राजी नहीं है। वो हम दोनों की शादियां अमीर घरानों में करने के ख्वाब देख रही हैं। इनकार कर दो नादान। हरगिज नहीं, मैं अब्बू को दुख नहीं दे सकती। उनकी खुशी के लिए जान कुर्बान कर सकती हूँ। पुप्पी गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन देखो हमसे कितना प्यार करती हैं। क्या इतना प्यार किसी गैर घर में हमें मिलेगा? हकीकत थी कि पुप्पो बहुत मुफलिस थी। जब से उनके शोहर की वफात हुई थी, ससुराल वालों ने किनारा कर लिया था। अब्बू भी अपनी कलील आमदनी की वजह से, वो फिर भी भाई से प्यार करती थी। दिन रात सिलाई करके अपने बेटे को पढ़ा रही थी ताकि वो तालीम याफ्ता होकर अच्छी नौकरी पर लग जाए। आबिद बहुत नेक और फर्माबरदार बेटा था, माँ की इज्जत और हर किसी का एहसास करने वाला। तभी अब्बू और मैं उसको पसंद करते थे। उन्हीं दिनों मेरा रिजल्ट आ गया और मैं शानदार नंबर लेकर कामयाब हो गई। वालिद साहब रिजल्ट देखकर बहुत खुश हुए। वालदा ने कहा
कि अब आगे नहीं पढ़ाना, घर बैठो और घरदारी सीखो। लड़की को घर बसाने के लिए घरदारी ही काम आती है। एक रोज अब्बू ने शाहिदा फूफो की दावत की और खाने के बाद सलाह मशवरा होने लगा कि आबिद और राहत की मंगनी किस दिन करनी है। आज आबिद भी साथ आया था। वो चोरी चोरी निगाहों से मुझे देख रहा था। अब्बू ने बताया कि मेरी बेटी ने एफए में निहायत शानदार नंबर लिए हैं। फूफे ने मुबारकबाद दी। राहत, बताओ इस खुशी में तुम्हें क्या तोहफा दें? अब्बू ने पूछा। मुझे आगे पढ़ना है, मैंने वक्त जाया किए बगैर बिला तामुल कह दिया। अम्मी बोली, बस अब मजीद नहीं पढ़ना, अब घर के कामकाज सीखो। लेकिन अब्बू ने आहिस्ता से मेरे कान में कहा कि तुम जरूर पढ़ोगी, मैं देखूंगा कौन रोकता है। उस रोज मेरी मंगनी की रस्म का दिन भी तय हो गया। मंगनी वाले दिन ज्यादा लोगों को मदा नहीं किया गया। सिर्फ अब्बू के पुराने दोस्त अंकल नासिर व माँ फैमिली आए थे। उनके बारे में अब्बू कहा करते थे कि नासिर मेरा वो वाहिद दोस्त है जो मेरे दुख सुख का साथी है और हर मुश्किल में मेरे काम आने वाला है। मेरे वालिद अपने उस दोस्त पर बहुत भरोसा करते थे। अंकल नासिर का एक प्राइवेट स्कूल था और वो तालीम पर बहुत तवज्जो देते थे। उन्हें तालीम की अहमियत का इल्म था। उन्होंने ही वालिद साहब को हमें पढ़ाने पर राग़िब किया था। हमारी जिंदगी के दिन वक्त के परों पर उड़ते जा रहे थे और हम एक खुशियों भरे घर में जी रहे थे कि एक रोज वालिद साहब ड्यूटी पर थे कि अचानक फोन पर इतला दी गई कि जिस ट्रेन में अब्बू ड्यूटी पर थे उसका हादसा हो गया है। दो ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। ये इतला हमारे लिए जैसे कयामत का पैगाम था। मैं तो खबर सुनते ही जहां थी वहीं गिर गई। अम्मी ने चूड़ियां तोड़ दी और बुलंद आवाज में रोना शुरू कर दिया। हमें पता चल गया कि अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे। यूं लग रहा था जैसे किसी ने हमारे घर की छत गिरा दी हो। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। हमारे घर के हालात खराब हो गए। अब्बू की तनख्वाह पर गुजारा हो रहा था और अब अब्बू की पेंशन आखिरी सहारा बन गई। इतने थोड़े पैसों में घर चलाना मुश्किल था। मजबूरन मुझे अब्बू के दोस्त नासिर साहब के स्कूल में नौकरी करनी पड़ी। फूफी हर हफ्ते आती, दिल जोई करती। एक दिन ना जाने क्या हुआ, जबकि मैं स्कूल में पढ़ाकर वापस घर लौट रही थी, मैंने फूफी को अपने घर से निकलते देखा। मैंने आगे बढ़कर सलाम किया तो हैरत हुई। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब ना दिया और आगे बढ़ गई। ना जाने ऐसी क्या बात हो गई थी कि मेरी शफीक फूफो ने इस तरह का तर्ज अमल अपनाया था। मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वो आज मंगनी तोड़ने का ऐलान करके गई हैं। अब हमसे उसका क्या नाता, उसका भाई जो नहीं रहा। मोहब्बत हमसे भाई की जिंदगी तक थी। अब वो किसी अमीर घराने का रिश्ता चाहती होंगी। आबिद की मुलाजमत जो हो गई है। अम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब्बू को याद करके मैं रोने लगी। आंसू भी कब तक साथ देते हैं। आखिर अपना दिल मजबूत कर लिया। घर का भार कंधों पर था। अपनी जिम्मेदारियां निभाती थी। मुलाजमत किए बगैर घर कैसे चलता। अब्बू की वफात के बाद 5 साल नौकरी की। घर के हालात सुधर गए। अम्मी को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। उन्हीं दोनों स्कूल में सालाना फंक्शन हुआ और एक साहब बाहसीयत चीफ गेस्ट तशरीफ लाए। वो एक कम उम्र बिजनेसमैन थे। हेडमास्टर साहब ने तमाम असातिज़ा का तफसीली तारुफ करवाया और उनके हाथ से इनाम दिलवाए। चीफ गेस्ट ने मुझे बगौर देखा था। स्कूल में छुट्टियां हो गईं। कुछ दिनों बाद अंकल नासिर और उनकी बेगम ने अम्मी को बताया कि आपकी बेटी राहत के लिए एक अमीर घराने से रिश्ता आया है। ये रिश्ता उन्हीं चीफ गेस्ट का था जो कम उम्र बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी वालदा से मेरा जिक्र किया। उनके घर वाले नासिर अंकल के पास मेरे बारे में दरियाफ्त करने आए थे। अम्मी बहुत खुश हुई। कहने लगी कि अब राफिया ने तालीम मुकम्मल कर ली है, वो उसकी जगह पढ़ा लेगी। ये लोग आपके तवज्जो से आए हैं तो यकीनन आपने तसल्ली कर ली होगी। फिर भला मुझे क्या इतराज हो सकता है। बेटियों को बिलाखिर बयाना ही होता है। अंकल नासिर ने अम्मी को उस घराने के बारे में तसल्ली दी और यूं मेरा रिश्ता सालार से हो गया। वाकई लोग बहुत अच्छे थे और अमीर भी थे, मगर गरूर नाम को ना था। वो दौलत की बजाय शराफत पर यकीन रखते थे। दिल में आबिद को खो देने का मलाल तो था, लेकिन जब शोहर अच्छा मिला तो हर बात भुला दी, क्योंकि आबिद से मंगनी जरूर हुई थी। हमारा कोई रोमांस या अफेयर वाला ताल्लुक कभी नहीं रहा था। फुप्पी मोहब्बत करती थी तो हम भी उनसे मोहब्बत करते थे। ससुराल में मेरी सास, एक नंद और एक ही देवर था। नंद शादीशुदा थी। मेरी शादी के बाद अपने शोहर के हमरा जद्दा चली गई। देवर का नाम अलियास था। मेरा हम उम्र था और मेरी इज्जत करता था।
मैं उसे छोटे भाइयों जैसा जानती थी। वो भी भाभी के रिश्ते का एहतराम करते हुए हर बात मुझसे पूछ कर करता। जो कहती सरे तस्लीम खम कर दिया करता था। जल्द ही मेरी नंद ने अपनी माँ को जद्दा बुलवा लिया। वो उन्हें उम्रा और फिर हज कराना चाहती थी। अब घर में देवर और मैं रह गए थे। शोर बिजनेस के सिलसिले में अक्सर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जाते रहते थे। उन्हें इत्मीनान था कि मैं घर में अकेली नहीं हूँ, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में देवर घर पर होता है। मेरी शादी को 6 माह गुजर चुके थे। सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। अकेले में जी घबराता तो देवर से कहती, अलियास अब तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए। तुम्हारी दुल्हन आएगी तो मेरा हाथ बटाएगी और मेरा जी बहलेगा। कोई लड़की पसंद हो तो बताओ। एक दिन वो बोला, भाभी अगर बुरा ना मानो तो बता दूं। हाँ हाँ बता दो, मुझे आपकी बहन राफिया पसंद है। आप उसके साथ मेरी शादी करवा दें। मैंने अपने शोहर को बताया और हम अम्मी के पास अलियास के लिए राफिया का रिश्ता लेने चले गए। कुछ दिनों बाद मैं अपनी बहन को देवरानी बनाकर ले आई। हमारे घर की खुशियां दोबाला हो गईं। मैं खुश थी कि मेरी बहन आ गई है। जानती ना थी कि उसकी सोच किस तरह की हो जाएगी। मसला जल्द ही शुरू हो गया और वजह ये बनी कि मेरा देवर, जो मेरी बहुत इज्जत करता था, हर मामले में मुझे अहमियत देता और तकरीम करता था। ये बात मेरी बहन को नागवार गुजरने लगी। बाज़ाहिर चुप रहती, मगर अंदर ही अंदर मेरे लिए गुस्सा पालती रही। जब ये दोनों सैर को बाहर जाते, इलियास मुझसे यूं इजाजत लेता जैसे बेटे माओ से पूछकर कहीं जाते हैं, और अक्सर इसरार करता कि भाभी जान आप भी हमारे साथ चलिए, घर में अकेली क्या करेंगी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बहन कुड़ती है और अंदर ही अंदर अपने शोहर से लड़ती है कि तुम क्यों बाजी से पूछ कर जाते हो और साथ चलने की जिद करते हो। तुम उसे कबाब में हड्डी क्यों बनाते हो। ये बात कभी मेरे देवर ने मुझे ना बताई। वो ऐसी बातें छुपा जाता था कि मुझे दुख ना हो। राफिया कहती, हमारी अपनी जिंदगी है, हम जहाँ चाहे जाएं। तुम कौन होती हो हम पर हुक्मरानी करने वाली। और मेरी समझ में बहन की ये बात नहीं आती थी। राफिया ने अम्मी से भी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें की। कहा कि मेरा चाल चलन ठीक नहीं है। मैंने उसके शोहर को अपने काबू में किया हुआ है। मुझे अंदाजा ना हुआ कि राफिया किसी भी कीमत पर मुझसे जान छुड़वाने के दर पे है। वो अकेली ही इस घर पर राज करना चाहती थी। उसे किसी और का वजूद बर्दाश्त नहीं था। एक रोज मैं किचन से निकली तो बहन को अपने कमरे से निकलते देखा। ना जाने वो वहां क्या करने गई थी। खैर, मैंने सोचा सलार को फोन करके कहती हूँ कि वो जल्दी घर आ जाए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब मैं इससे फोन उठाना चाहा, वहां मेरा सेल फोन मौजूद नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा मगर नहीं मिला। तभी राफिया कमरे में आ गई। बोली, क्या बात है, क्यों परेशान हो। गर्मी से महसूस हो रही है, सर दर्द कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, ये जूस पी लो, तुम्हारी तबीयत अभी बहाल हो जाएगी। बहन के कहने पर मैंने जूस पी लिया, जिससे उस वक्त तो कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन फिर गनूदगी तारी होने लगी और नींद आ गई। मैं सो गई। हुआ ये था कि राफिया ने मेरा सेल फोन उठाकर अपने पास रख लिया था, जिससे सालार ने मुझे उसी दिन ये मैसेज भी किया था कि मैं रात के 10 बजे तक घर आऊंगा, एक पार्टी को डिनर कराना है। मुझे उसने नशा आवर जूस पिलाकर सुला दिया और जब रात के 10 बजने वाले थे तो अपने शोहर से बोली कि बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तक बेहोश पड़ी हैं। अलियास, लगता है कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ऐसा करो कि तुम उनके पास ठहरो, मैं लिबास तब्दील करके आती हूँ और उनको अस्पताल ले जाते हैं। क्या खबर सालार भाई कब तक घर आए। उनकी एक बिजनेस पार्टी के साथ डील चल रही है, वो डिनर पर गए हैं। अलियास मेरे कमरे में कुर्सी पर बैठ गया और राफिया अपने कमरे में जाने से पहले गेट पर गई। उसने मेन गेट का अंदरूनी लॉक खोल दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। बदनीयत ने अपने कमरे में जाने से कबल मेरे कमरे का दरवाजा भी बाहर से लॉक कर दिया। अलियास ने समझा कि वैसे ही दरवाजा बंद करके गई है। वो कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ता रहा। उसी वक्त सालार घर आ गए। ये कोई रात के 10 बजे का वक्त था। वो सीधे अपने कमरे की तरफ आए, जो अब बाहर से नहीं खुल सकता था जब तक हम अंदर से बटन को ना दबाते। उन्होंने नॉक किया तो अलियास ने उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने सालार खड़े थे। वो अंदर आए। मैं बिस्तर पर सो रही थी। तभी उन्होंने सवाल किया, अलियास, तुम मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रही हो और कमरे को लॉक क्यों किया हुआ था। मैंने कमरा लॉक नहीं किया भाईजान, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी
तभी मैं यहाँ बैठा हुआ था क्योंकि राफिया लिबास तब्दील करने गई थी और हम अभी भाभी को अस्पताल ले जाने वाले थे। हम समझ रहे थे शायद आप देर से घर आएंगे। मैंने फोन पर मैसेज करके अपना तमाम प्रोग्राम बता दिया था। किधर है फोन? राफिया मेरे सो जाने के बाद मेरा सेल फोन मेज पर रख गई थी। उन्होंने फोन उठाया और दिखाया कि देखो, मैंने रात 10 बजे तक कहा था तो ठीक टाइम पर आ गया हूँ। राफिया कहाँ है? ये कहकर जब वो राफिया के कमरे में गए तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही है। उसने एक ख्वाब आवर गोली खा ली थी। उसको सोता देखकर सालार का पारा चढ़ गया और छोटे भाई से उलझ पड़े। तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारी बीवी अस्पताल साथ जाने के लिए लिबास तब्दील करने गई थी। वो तो अपने बिस्तर पर बेखबर सो रही है। आखिर ये क्या मामला है? मामला कुछ नहीं था, बस बहन से हसद का मामला था। राफिया चाहती थी वो राज करे, जबकि अलियास का ख्याल था कि राहत बड़ी भाभी है, घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो बड़े भाई और भाभी बुजुर्ग हैं, उनकी तकरीम लाजमी है। उनसे हर बात पूछकर उनकी रजा से कदम उठाना ही ऐन सआदत है। ये रवायात, ये तहजीब व तमद्दन मेरे ससुराल का खासा था और सदियों से इन्हीं रवायात की पासदारी चली आ रही थी। लेकिन राफिया इस नुक्ते को नहीं समझ सकी। उसकी सोच शुरू से ही घटिया थी। गरीबों से नफरत, अमीरों को आदर्श बनाना और खुद को अना के हसार में कैद रखना, इन्हीं तौर तरीकों में वो खुद को आसूदा ख्याल करती थी। मैंने बहन को इसलिए देवरानी बनाया था कि वो मेरी हमदर्द और गम ख्वार होगी। हम एक होंगे, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बनेंगे। सालार और अलियास भी इत्तफाक से रहेंगे। हमारे बच्चों में मोहब्बत होगी। लेकिन उसने दूर की ना सोची। सोचा तो बस इतना सोचा कि मेके में भी माँ बाप उसी को मुझ पर फोकियत देते थे और यहाँ ससुराल में भी उसकी हर बात को अफसल समझा जाता है। राफिया को रिश्तों का पास नहीं था और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं उसे बहन समझकर घर ले आई थी। वो हर वक्त शोहर के कान मेरे खिलाफ भरती रहती। जब कुछ ना बन पड़ता तो ये ड्रामा खेल कर मुझे बीमार जाहिर करके ख्वाब आवर जूस पिलाकर सुला दिया। शोहर से झूठ बोलकर उसे मेरे कमरे में मुंतजिर बिठाया और खुद सो गई। सालार ने हम पर कभी शक नहीं किया था, लेकिन वो झूठ पर जरूर गुस्सा करते थे। उनको झूठ पसंद नहीं था, खुद भी झूठ नहीं बोलते थे और न झूठ बर्दाश्त करते थे। उस दिन वो यही समझे कि अलियास उनको कोई झूठी कहानी सुना रहा है, जबकि उसकी बीवी अपने कमरे में सो रही है और मेरी बीवी भी सो रही है। न जाने कमरे में क्यों मौजूद था वो। क्या कमरे को लॉक करके उनके अहम कागजात चुराने के चक्कर में था या ना जाने क्या तलाश कर रहा था। सोती हुई भाभी को बीमार कहकर और अस्पताल में ले जाने का झूठ किस वजह से बोला गया था। सालार गुस्से में किसी को कुछ कहे बगैर घर से चले गए। वो रात उन्होंने अपने ऑफिस में सिगरेट पीते गुजार दी। सुबह घर आए, मुझसे पूछा कि तुम बीमार थी क्या। मैंने बताया नहीं, सर में थोड़ा सा दर्द था इसलिए सो गई और नींद आ गई। सालार ने राफिया से पूछा क्या तुम और अलियास राहत को अस्पताल ले जाने वाले थे। वो मासूम बनकर बोली नहीं तो भाईजान, मैं तो अपने वक्त पर सो गई थी। बाजी इतनी बीमार तो ना थी कि उन्हें अस्पताल ले जाते। मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे अलियास? तुम्हें मेरे कमरे से क्या चाहिए था? कहो तो अलमारी के लॉकर की चाबियां दे दूं। ऐसी बात हरगिज नहीं है भाईजान। उस बेचारे से कोई बात ना बन पड़ी, लेकिन बीवी की मकारी खुल गई। वो दरअसल मुझे और अलियास को सालार की नजरों से गिराना चाहती थी। शोहर को झूठा साबित करना चाहती थी ताकि अलहदा घर में रहने का जवाज बन जाए। आपस में भाई खफा होकर अलग हो जाएं। वो मेरी अहमियत और राजधानी के एहसास से निकलना चाहती थी कि अपने खामिद के बड़े भाई और भाभी के साथ सादत मंदी उसको तकलीफ देती थी। भाइयों की मोहब्बत में दरार पड़ गई। वो अलियास के दिल से उतर गई और उसने बीवी को तलाक देने की अहमकाना हरकत कर डाली। जज्बात और गुस्से में कदम उठाया गया, लेकिन वालदा को भी इस बात का बहुत दुख हुआ और अब सालार पर भी सारी हकीकत खुल चुकी थी। वो जान चुके थे कि उसकी भाभी ने किस तरह ड्रामा रचाया था दो भाइयों में जुदाई पैदा करने के लिए। मगर आज वो मेरा घर बर्बाद करने की बजाय अपने हाथों से ही अपना घर बर्बाद कर चुकी थी। कुछ ही अरसे बाद मेरी सास ने मेरे देवर की शादी कहीं और कर दी। मेरी नई देवरानी बहुत ही अच्छी और इखलाक वाली लड़की है। वो मेरे साथ बहुत ही खुशी खुशी रहती है और मैं भी उसके साथ बहुत खुश हूँ। आज मेरी बहन पछताती है कि किस तरह उसने अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ दिया और आज वो सोचती है तो इस बात पर बहुत रोती है।
کہ میں نے حسد کی آگ میں جل کر یہ کیا کر دیا کہ مجھے طلاق ہو گئی۔ آج ہم سب گھر میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں اور اس کی اس حرکتوں کی وجہ سے اس کا رشتہ آج تک کہیں بھی نہیں ہوا۔ سچ کہتے ہیں کہ حسد کی آگ ہنستا بھستا گھر برباد کر دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح میری بہن نے حسد میں آ کر اپنا گھر برباد کر دیا۔